हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी थर्ड क्लास होने वाली है मटेरियल साइंस की। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। और हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बात मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं। और मटेरियल साइंस में आप लोगों को पता है ये हमारी कौन सी क्लास है, थर्ड क्लास है। और ये कौन-कौन से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है? ये आरआरबी जेईई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024 में, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लासेस। जितनी वीडियोस मैं बनाऊँगा कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊँगा आरआरबी के हिसाब से। लास्ट वीडियो में हमने समझा था भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, दोनों के बीच में कर्व किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं और उनके स्लोप्स भी निकाले थे। तो स्लोप से ही वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट हमने स्लोप निकालना सीखे थे लीनियर पोर्शन में और नॉन लीनियर पोर्शन में। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था ये स्ट्रेट रहता है, लीनियर पोर्शन ये होता है और ये थोड़ा कर्व सा रहता है ना, इस तरीके से हल्का सा आपको कर्व सा देखने को मिलता है। तो ये आपका नॉन लीनियर पोर्शन था। और ये आपका कैसा था, लीनियर पोर्शन। और इसमें स्लोप निकालना मैंने आपको सिखाया था। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो रेलवे में पूछा गया है। वो क्या है, स्लोप हमको दे रखे हैं, ठीक है, किसके बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर कर्व है ना, लीनियर कर्व है। यानी कि दोस्तों अगर मैं लीनियर कर्व बताऊं आपको, कुछ इस तरीके का लीनियर कर्व दे रखा है आपको। यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको, ये है हमारे पास स्ट्रेन और यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हमको दे रखा है लीनियर कर्व। मान लो ये दे रखा है 1, ये 2, ये 3। 3 कर्व आपको दे रखे हैं। इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो, इसको आप E3 बोल दो। ये आपका E1 है, ये E2 है, ये E3 है। E1 है, E2 है, ये E3 है। ये E1 E2 E3 है, E1 E2 E3। अब ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया है। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका सही रहेगा। आपको बस इतना सा बताना है। तो देखिए, इसमें आपको याद रखना है देखने के लिए। सबसे पहले आप लोग नोटिस करोगे, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, मान लो देखो मैंने इसका स्लोप निकाला और मैं इसका स्लोप निकालूंगा, ऐसे ही इसका स्लोप निकालूंगा। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या है, मोर स्लोप है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, E3 का है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा वही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। देखो E3 का स्लोप सबसे ज्यादा दे रखा है आपका, लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपको E3 का स्लोप सबसे ज्यादा नहीं दे रखा होगा, ना इस वाले ऑप्शन में, ना इस वाले ऑप्शन में, ना इस वाले ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करते हैं, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। और ये बात मेरे को आपको बतानी भी थी, नोट डाल के आप लोग लिख भी सकते हो। हायर द स्लोप हायर द यंग्स मॉडुलस, यानी कि ई। यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये पहली बात मैंने इस लेक्चर में आपको बताई। सेकंड बात क्या है कि अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूं, ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ डक्टाइल मटेरियल। यहाँ पर आपको देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया भी था, अगर आप ग्राफ के थ्रू समझना चाहो, हमने देखो ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बनाया था एक इस तरीके का। ये किसके लिए था, ये आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए था। और ये ग्राफ डक्टाइल मटेरियल के लिए था। डक्टाइल मटेरियल आपको पता था कौन से थे, एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गए आपके। और ब्रिटल मटेरियल कौन से थे, गिलास हो गए, सिरेमिक हो गए। तो ये आपका दे रखा है ग्राफ। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन है आपका, यहाँ पर आपका स्ट्रेस है। तो सेकंड बात आपको क्या याद रखनी है, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनका स्लोप ज्यादा होता है और जो आपका डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनका स्लोप कम होता है। या फिर यंग्स मॉडुलस बोल सकते हो। जो कैपिटल ई है वो ब्रिटल मटेरियल की ज्यादा होगी, कैपिटल ई डक्टाइल मटेरियल की कम होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आप लोग इस तरीके से कर भी सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, हायर द स्लोप ऑफ और यंग्स मॉडुलस हायर विल बी लोड बियरिंग कैपेसिटी। ये क्या दोस्तों, लोड, LOAD लोड।
यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा उसका स्लोप होगा उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। कल मैंने आपको स्टिफनेस बताया था, तो इसी को तो स्टिफनेस बोलते हैं हम। स्लोप जितना ज्यादा हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो स्लोप ज्यादा हो रहा है, ये सबसे ज्यादा स्लोप यहीं पे मिल रहा है आपको, तो इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी E3 की सबसे ज्यादा होगी। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। इस वजह से क्या होगा, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी ब्रिटल मटेरियल की, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ डक्टाइल मटेरियल। और एक बात आपको और याद रखनी है, जो ब्रिटल मटेरियल है वो हम कंप्रेशन में लेते हैं और डक्टाइल मटेरियल में हम हमेशा टेंशन में लेते हैं। ये सिंपल सी बात याद रखनी है। तो अभी तक मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए बस केवल, कि भाई एक तो ये वाला पॉइंट आपको बता दिया, सेकंड ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, थर्ड ये पॉइंट बता दिया। बस आपको इतना ही समझना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किस बारे में बात कर रहे हैं, टेंशन के बारे में। अभी मैंने आपको पीछे बताया सिंपल सी बात, देखो कि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं इसका स्लोप ज्यादा होता है और डक्टाइल मटेरियल का थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों, ये मैंने आपको बताया भाई। जो ब्रिटल मटेरियल है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। ब्रिटल मटेरियल है ये ग्रेटर होते हैं किससे, डक्टाइल मटेरियल से। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, कंप्रेसिव का केस है, कंप्रेशन का केस। इसी में आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। ये है टेंशन का केस। अब आपको पता है हमारा जो कंक्रीट है ना, कंक्रीट क्या है आप बताओ मुझे। कंक्रीट आपका ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है, आप मुझे ये बताइए। माइल्ड स्टील है आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल है या फिर डक्टाइल मटेरियल है, ये आप मुझे बताइए। आप फटाफट सोच के बताइए कंक्रीट क्या है और ब्रिटल मटेरियल क्या है और डक्टाइल मटेरियल क्या है, ये मुझे आप सोच के बताइए फटाफट से, जल्दी सोचिए। तो आप लोग जानते हो कंक्रीट क्या है, हमारा ब्रिटल मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ब्रिटल मटेरियल की सबसे कम दिखाई दे रही है आपको, है ना। कंक्रीट क्या हमारा ब्रिटल मटेरियल है, लेकिन यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इसकी 50 जीपी दिखाई दे रही है, सबसे कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि हम ये केस ले रहे हैं कंप्रेशन का। ब्रिटल मटेरियल हमेशा कंप्रेशन में हम लोग देखते हैं, इसीलिए ऐसा है यहाँ पर। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूँ, माइल्ड स्टील में आपको देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा आपकी है माइल्ड स्टील की, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने जो बताया वो क्या है, कम, है ना। डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील क्या है, ये आपका क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, और ये आपका क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। लेकिन आप लोग यहाँ वैल्यू से अगर कंपेरिजन करोगे तो आपको यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से उल्टा हो जाएगा भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, वैल्यूज के हिसाब से देखोगे तो ऐसा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये जो बात हो रही है दोस्तों, कंप्रेशन और टेंशन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हम लोगों को ये वैल्यूज है ये अलग दिखाई दे रही है। ये आपको याद रखना है, ब्रिटल मटेरियल क्या है कंप्रेशन के केस में है, डक्टाइल मटेरियल क्या है टेंशन के केस में है, और इसीलिए ऐसा होता है। आया समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, आयरन की आपको बताइए 145 जीपीए होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यंग्स मॉडुलस के बारे में आप लोग डिस्कशन करोगे तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन हम लोग कैसे निकालते हैं, गामा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, टेन फाई, टेन थीटा, इससे निकालते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेन के बारे में, शियर स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, टॉ बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ये दो हैं आपके पास, आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो जी निकल कर आता है आपका, यहीं से निकल कर आता है आपका जी। जी क्या होता है आपका, टॉ अपॉन गामा। क्या होता है जी, टॉ अपॉन गामा। और ये जो निकल कर आता है आपको पता है, यही आपका क्या होता है, ये होता है वो सेकंड मॉडुलस, ठीक है, सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट। तो आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, जी बराबर क्या है, टॉ अपॉन गामा। ये सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट है, ये कहाँ से निकल कर आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से निकल कर आता है। अब जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। देखो टेन थीटा ये कहाँ से निकल कर आया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है। इस पे अगर मैं शियर फोर्स लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ दोस्तों,
शियर फोर्स लगा रहा हूँ कैसे, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल है ये है थीटा, ये एंगल क्या है, ये थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसा फोर्स लगा रहे हैं, शियर फोर्स, ठीक है। ये एंगल यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, तो ये गामा वगैरह जो टेन थीटा दे रखा है ना, वो ये वाला थीटा है, शियर फोर्स से निकल कर आया है। तो यहीं से हमारा क्या निकल कर आता है, सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, इसको आप लोग ठीक कर सकते हो। कैपिटल जी आएगा यहाँ पर, कैपिटल जी बराबर क्या है, टॉ अपॉन गामा। चलिए यहाँ पर अब लोग हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो की। अब देखो पॉइजन्स रेशियो किस तरीके से निकलता है। मान लो हमारे पास ये रोड है, ये मैं एक रोड ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके की रोड है हमारे पास, ये इस तरीके की। और इस पे मैंने कैसा फोर्स लगाया दोस्तों, एक टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया, टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया। मैंने मान लिया, मान लो इसकी जो लेंथ है वो एल है, और इसका जो डायमीटर है, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, इसका जो डायमीटर है वो डी है, मैंने ये मान लिया। अब मैंने इसमें टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, एलोंगेट होगी, है ना। जब मैं इस तरीके से इसको रोड को खींचूंगा तो एलोंगेशन होगा, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये रोड कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। तो पहले लेंथ जो एल थी, अब क्या हो जाएगी दोस्तों, अब एल से क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो एल प्लस डेल एल हो जाएगी। और जो डायमीटर आपका डी था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डी हो जाएगा। तो मैं कहने क्या चाहता हूँ, पहले डायमीटर हमारा डी था, बाद में क्या हो गया स्मॉल डी, इलोंगेट होने के बाद पहले कैपिटल एल था हमारा, बाद में क्या हो गया लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, इतनी सी बात हो गई। अब यहीं से हमारा निकल कर आता है पॉइजन्स रेशियो। अब इसमें देखो दो तरीके की डायरेक्शंस होती हैं, एक तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस और एक आपकी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। दो तरीके की डायरेक्शन देखने को मिलती है। पहले हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं भाई, पॉइजन्स रेशियो में हमारी सबसे पहले डायरेक्शन होती है, एक तो आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है, दूसरा ट्रांसफर डायरेक्शन होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है वो अलोंग द लेंथ ऑफ वर्क या फिर अलोंग द फोर्स, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसकी तरफ ही हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन निकल कर आती है। और अगर मैं ट्रांसफर डायरेक्शन की बात करूं तो ये कैसे निकल के आती है, परपेंडिकुलर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हमारी इस साइड है, उसके परपेंडिकुलर हमारी क्या निकल के आती है, ट्रांसफर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की बात होगी। अब इसमें हम लोग अगर स्ट्रेन के बारे में बात करें तो स्ट्रेन भी दो तरीके की होती है, एक तो आपकी लेटरल स्ट्रेन होती है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप लोग जानते हो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, यही तो होता है भाई, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही तो पॉइजन्स रेशियो होता है। अब न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में हम लोग माइनस साइन फाइन में कोई लफड़ा नहीं होता, वहां डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है, वहां हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन जब कोई हमसे पूछता है भाई पॉइजन्स रेशियो में लेटरल स्ट्रेन कैसी होती है, ये नेगेटिव होती है, हमेशा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। क्यों, इसका केस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपको पता है भैया बड़ा हो रहा है ना, पॉजिटिव बिकॉज वी टेक टेंसाइल नेचर। पॉजिटिव क्यों होती है, हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, इस तरीके से बढ़ा रहे हैं तो टेंसाइल नेचर की ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को ये पॉजिटिव दिखाई देती है। और ये नेगेटिव लेटर स्ट्रेन नेगेटिव क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हम कंप्रेसिव नेचर की लेते हैं, इसीलिए हमें ये नेगेटिव दिखाई देती है। तो पॉइजन्स रेशियो आपको क्या याद रखना है, पॉइजन्स रेशियो यही होता है, म्यू बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये मैंने आपको बता दिया, म्यू बराबर क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आपका हो गया पॉइजन्स रेशियो। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं।
यहाँ पर देखो कुछ आपको याद रखने हैं और यहीं से आपको निकल कर आएगा। ये जो आपको म्यू निकल कर आया ना, ये आपका क्या है, थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट। अभी तक हम लोग 3 पढ़ चुके हैं कांस्टेंट। ये हमारा थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट हो गया म्यू। अब कुछ मैं मटेरियल के लिए आपकी म्यू की वैल्यू लिख देता हूँ जो आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। सबसे पहले ग्लास वर्क के लिए, है ना, जिसका जो लेटरल स्ट्रेन जो होती है, जिसका लेटरल क्या होता है, यंग्स मॉडुलस लेटरल में कितना होता है, 0 होता है। और इसका क्या होता है, 0। इसका जो तुम्हारा म्यू भी होता है वो भी 0 होता है। अगर मैं स्टील के केस में बात करूं तो म्यू होता है 0.28 से 0.3 तक रहता है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, इसका जो म्यू की वैल्यू होती है 0.33 रहती है। अगर मैं रबर के केस की बात करूं तो म्यू की वैल्यू कितनी रहती है, 0.5। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, जो म्यू होता है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 0.5, यानी कि ये इसकी रेंज होती है। ये क्या होती है दोस्तों, इसकी रेंज। म्यू की जो वैल्यू होगी, पॉइजन रेशियो की हमेशा वैल्यू होगी, वो या तो 0 होगी या तो 0.5 से कम होगी। ये इसकी रेंज रहती है। और कुछ मैंने आपके लिए वैल्यू लिख रखी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोट्रॉपी। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं, ये है क्या बेसिकली, ये प्रॉपर्टीज ही तो है। पॉइजन रेशियो, आइसोट्रॉपी, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो आइसोट्रॉपी में क्या होता है, देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शंस बट डिपेंड ऑन लोकेशंस। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, लोकेशंस पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसमें क्या बताया आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, यानी कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ या फिर वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, वाई सीधा होता है, या फिर मैं जेड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, कहीं भी लगा रहा हूँ डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं पॉइंट चेंज करूंगा, डिपेंड ऑन लोकेशन, लोकेशंस पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं पॉइंट चेंज करूंगा, मान लो पहले तो ये पॉइंट था हमारा, ये लोकेशन थी, अब ये वाली लोकेशन हो गई, तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका एक्स डैश होगा, ये आपका फिर एक्स डैश होगा, फिर ये क्या होगा, एक्स डैश। यानी कि डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन अगर लोकेशन चेंज होगी, अगर लोकेशन चेंज होगी, अगर लोकेशन चेंज हो रही है तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिंपल इतना सा है। एग्जांपल इसका क्या हो गया, मेटल्स। ऐसे ही सेकंड देखिए, टू डिफाइन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल वी नीड ओनली टू इलास्टिक कांस्टेंट। अगर हमें प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन करनी है सारी, तो हमको केवल 2 इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है हमें, 2 इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है आइसोट्रोपिक के केस में। अगर हमें क्या डिसाइड करना हो, अगर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी हो तो। इसी का उल्टा देख लिए, एन आइसोट्रोपी में क्या होता है, एन आइसोट्रोपी का एग्जांपल होता है कंपोजिट बॉडी। अब इसमें क्या होता है, चाहे डायरेक्शन, इसमें देखो दोनों चीजें हैं। देखो क्या है, टू डिफाइन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोट्रोपी वी नीड 21 इलास्टिक कांस्टेंट आउट ऑफ 36। 36 में से 21 इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत हमें पड़ती है। पहली बात आपको याद रखनी है। सेकंड देखो, आइसोट्रोपिक में अगर मैं एनाइसोट्रोपिक में बताऊं आपको, ये हमारे पास बॉडी है। एनाइसोट्रोपिक में क्या होता है, हर पॉइंट पे अलग और हर डायरेक्शन में अलग, हर पॉइंट पे इसकी अलग होगी और हर डायरेक्शन में क्या होगी, अलग। डायरेक्शन भी अलग होगी और पॉइंट भी अलग होगा। हिंदी में लिख दिया मैंने लो आपके लिए। जैसे मान लो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ये हमने 3 बनाया, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 हो गई। अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज, पॉइंट भी चेंज करूंगा, तो यहाँ पर y1 है मान लो, ये y2 है, ये y3 हो गई। तो ये होता है अपना एन आइसोट्रॉपी, यानी कि हर पॉइंट पे अलग होगी, हर डायरेक्शन में अलग होगी, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई इलास्टिक 21 इलास्टिक कांस्टेंट हमें जरूरत पड़ती है 36 में से, और इसीलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर आइसोट्रॉपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है होमोजेनिटी। देखो होमोजेनिटी क्या होती है, इसको समझिए। होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी में क्या होता है, प्रॉपर्टीज इज सेम इन अ गिवन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में और एट एनी पॉइंट,
किसी भी पॉइंट में एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज हमारी सेम होगी। होमोजेनियस में तो यही तो होता है, सेम होता है सब कुछ। तो वही चीज यहाँ पर दे रखी है कि प्रॉपर्टीज इज सेम इन अ गिवन डायरेक्शंस और एट एनी पॉइंट। जैसे मान लो हमारे पास ये बॉडी है, अब यहाँ पर मान लो E1 है, अब इसी डायरेक्शन में मान लो E1 है, इसी डायरेक्शन में हमारी क्या है, ये भी E1 है, यानी कि प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। अगर हम इसकी चेंज करते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में देखो जैसे ये क्या हो गया आपका E2 हो गया, इसकी चेंज करूंगा तो ये E2 हो जाएगा, इसकी चेंज करके देखूंगा ये E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस इतना सा ही समझना है जो मैंने आपको समझा दिया कि भाई प्रॉपर्टीज इज सेम इन अ गिवन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, सेम होती है, ठीक है। एक डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में तो ये सारी प्रॉपर्टीज सेम हमको देखने को मिली। अब ये E2 आपको दिखाई दे रही है, ये सब वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज हमको सेम देखने को मिलेगी। सिंपल इतनी सी बात मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ऑर्थोट्रॉपी। देखो ऑर्थोट्रॉपी में क्या होता है, प्रॉपर्टीज इन थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी यूनिक। थ्री म्यूचुअल डायरेक्शन, अब देखो थ्री म्यूचुअल डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये हमारे पास डायग्राम है। मान लो आपके पास ये क्या है E1, ये E1, ये E1, तीन डायरेक्शन आपको होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज इन थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये कैसी डायरेक्शन है दोस्तों, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, विल बी यूनिक। कैसी यूनिक है भाई, E1 है, E1 है, E1 है। ऐसे ही अगर आप दूसरा देखना चाहोगे तो यहाँ मान लो हमारे पास क्या है, E है, ये हमारे पास क्या है, ये भी E है, और यहाँ भी आपको निकाल लो E। तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बस सिंपल सा ये लाइन आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल वुड हो गया, ग्लास हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और समझिए, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, यहाँ अगर हम बात करें बल्क मॉडुलस को, पहली बात तो हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कौन सा होता है, फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट। फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट, चार कांस्टेंट होते हैं, ये फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट है। अब बल्क मॉडुलस हम लोग निकालते कैसे हैं, ये समझिए। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। के बराबर, के बराबर क्या होता है, एवरेज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एवरेज स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारा क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज स्ट्रेस बताया था ना, मैंने गलती से स्ट्रेस लिख दिया। एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसमें देखो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अगर मैं सिग्मा एवरेज निकालूं, देखो ये लिखा हुआ है आपके लिए, क्या हो गया, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 3। सिंपल, क्या बताया हमने कि भैया अगर हम एवरेज निकालेंगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है जगह थोड़ी सी। अगर हम लोग क्या निकाले थे, एवरेज निकाले थे, है ना, एवरेज निकाल रहे थे, तो एवरेज में क्या आ रहा था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। और मैंने क्या बताया था भाई, हमारे पास क्या था, एवरेज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये हमारा क्या होता है के, और यही हमारा क्या है, फोर्थ इलास्टिक कांस्टेंट। तो चार कांस्टेंट हो गए हमारे पास, कौन कौन से हो गए, एक तो आपके पास ई हो गया, यंग्स मॉडुलस। सेकंड आपके पास हो गया जी, ठीक है। फोर्थ, थर्ड हमारे पास हो गया म्यू, और फोर्थ हमारे पास क्या हो गया, के। ये चार इलास्टिक कांस्टेंट है आपके पास, और चारों के बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहला रिलेशन क्या है, E बराबर 2G, क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सेकंड क्या है, E बराबर आपके लिए 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये भी आपको याद होना चाहिए।
थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड क्या है हमारे पास, 1/e बराबर 1/3g प्लस 1/9k। ई बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, 9 kg अपॉन 3k प्लस जी। और लास्ट आपका रिलेशन क्या रह जाता है, म्यू बराबर 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g। तो ये चार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चारों लास्टिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चार रिलेशन मैंने आपको बता दिए, ये चारों आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, थोड़ी जनरल बात कर लेते हैं हम लोग, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।